जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्नों को। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। ऐसे में आपको मैं लगातार अब जो न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, इस प्रकार से फिजिक्स का हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज, जी हाँ, एक एक टॉपिक हम लोग चैप्टर वाइज एक दिन में पूरा खत्म कर देंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको कराऊंगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल को कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा, काफी महत्वपूर्ण भी है। और आपको पता है न्यूमेरिकल अगर आप करना सीख जाते हैं तो फिजिक्स में अच्छे नंबर आना बिल्कुल तय है, क्योंकि यहाँ पर 70 नंबर में 50-50 का जो है पार्टनरशिप रहता है, यानी कि लगभग 35 नंबर तक का क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आएगा न्यूमेरिकल टाइप की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने दिया गया है 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट से 550 वोल्ट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन है यार, और क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए आप एक बात कंफ्यूज मत हुआ करिए। मान लीजिए यहाँ पर 220 है ना, 110 है, वैल्यू भले चेंज हो जाए लेकिन जो तरीका है करने का वो सेम रहता है। तो आप तरीके पर जाया करिए, ऐसा नहीं है कि पूरा सेम टू सेम न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहां पर हम जानते हैं कि इसमें दिया क्या गया है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले गिवन वैल्यू को ही हमें पकड़ना होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। तो अब यहां पर इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए इसमें आपका यहां पर PS दिया गया है और ये आपका क्या है, यहां पर इसको बोलेंगे हम लोग यहां पर VS, क्योंकि ये आपका कह रहा है जो हमारी प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली अगर बात करें तो आप ट्रांसफार्मर में जानते होंगे, है ना। S का मतलब यहां पर सेकेंडरी से लेंगे, है ना, मतलब द्वितीय कुंडली। और अगर P का मतलब हम बात करें तो वो आपका हो जाता है प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका PS का मान दिया गया, तो चलिए लिखते हैं एक एक करके। यहां पर जो गिवन वैल्यू है PS आपका दिया गया है 550 वाट, ठीक है ना, यानी शक्ति है ये। तो इसको आप मान लीजिएगा 550 वाट ये दिया गया है। कह रहा ना कि जब ये 110 वाट से कितना 550 वाट, तो ये शक्ति दी गई है रेफ्रिजरेटर की, इतनी शक्ति जब दे रहा है। अब इसी में अगर हम बात करें 110 वाट, ये क्या है इसका, यहां पर हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहां पर VS में कितनी दी गई है, तो 100 यहां पर 10 वोल्टेज है और ये आपका वाट है। यहां पर इसको आप W कर सकते हैं, ठीक है ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो चलिए आप इसको कर लीजिएगा। तो मतलब यहां पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं जो इतना ध्यान दीजिएगा। VS का मान आपके पास यहां पर दिया गया, कितना दिया गया, 110, मतलब सेकेंडरी कुंडली की बात हो रही है, 110 वोल्ट। ये चीज आपको यहां पर ध्यान देना है, ये चीजें दी गई हैं। इसके बाद VP देखिए, यहां पर कह रहा है 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, है ना। तो यहां पर हमारा ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है, मतलब कि इसको बोलेंगे VP, ठीक है ना। VP कितना है, 220 वोल्ट है। ये चीज यहां पर इतना दिया गया है। ज्ञात क्या करना है आपको, तो यहां पर आपको पहले निकालना है, कह रहा है कि कितने समय में कितनी धारा ली जाती है ना, प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय में कितनी धारा ली जाती है। तो धारा पहले ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिएगा इसमें आपको निकालना है यहां पर IP, क्योंकि प्राथमिक कुंडली की ही बात हो रही है, तो इसमें IP का मान ज्ञात करना। चलिए अब यहां पर एक सूत्र आपको लगाना है, सूत्र ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लगाएंगे PS इक्वल टू होता है, यहां पर PS इक्वल टू हो जाएगा IS गुणे BS, यानी शक्ति गुणे शक्ति बराबर यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय कुंडली में शक्ति इक्वल टू यहाँ पर द्वितीय कुंडली में धारा गुणे आपका यहाँ पर द्वितीय कुंडली का वोल्टेज, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र है। अब अगर इससे आप लोग IS का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास PS भी दिया गया है और VS भी दिया गया है, ठीक है, दोनों चीजें दी गई हैं। तो देखिए IS कैसे निकलेगा, इसमें आप देखिएगा IS इक्वल टू PS के बटे में ये पहुंच जाएगा, तो PS अपॉन क्या हो जाएगा, ये VS, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार से देखिए IS का हम वैल्यू निकालते हैं। IS इक्वल टू PS का मान कितना है, तो 500 यहाँ पर 50 है, बटे VS कितना है, 110 है, तो 110 कर दिए है ना, 0 से 0 कैंसिल, 11 से ये 55 यानी कि 5, तो 5 एम्पियर आपके पास क्या आ गया, ये धारा का मान आ गया दूसरी कुंडली के लिए, मतलब सेकेंडरी के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो IS की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है।
अब आपको द्वितीय कुंडली में अगर शक्ति ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करना है, क्योंकि हमें देखिए ये भी अभी आईपी भी निकालना है। तो एक तो हमने निकाल लिया आईएस, आईपी हमें निकालना है। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या लगाना है, फार्मूला देखिए, सूत्र इसमें होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, द्वितीयक, यहाँ पर द्वितीयक कुंडली जो होती है, द्वितीयक कुंडली में, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, द्वितीयक कुंडली में शक्ति बराबर होता है, द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर होता है प्राथमिक कुंडली में शक्ति, है ना, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, इस प्रकार से ये सूत्र लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर द्वितीय कुंडली में शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी एस इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, हमने लिखा था आई एस इंटू वी एस, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एस इंटू वी एस। इसी प्रकार से इसमें आइए, तो यहाँ पर आपका आई पी हो जाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक है ना, तो पी के लिए पी मतलब प्राइमरी, तो आई पी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी पी हो जाएगा। तो पी पी मतलब ये प्राथमिक कुंडली के हो गए धारा और वोल्टेज, और ये एस एस मतलब द्वितीय कुंडली के धारा और वोल्टेज। अब आपको आई पी का मान ज्ञात करना है। देखिए आई पी क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, धारा ज्ञात करनी है, तो अगर आई पी का मान ज्ञात करना है तो वी पी को आप क्या करेंगे, इसके बटे में ले आएंगे। सिंपल सा रीजन है, कुछ भी नहीं करना। तो बस आई पी इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आई पी इक्वल टू बन जाएगा आई एस गुड़े वी एस, और ये वाला इसके बटे में, तो बटे में पहुंच जाएगा यहाँ पर वी पी। इस प्रकार से ये सूत्र आपके सामने बन गया। अब क्या करना है, इसी सूत्र में वैल्यू को रख के आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व कर देना है। देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हो जाएगा आई पी इक्वल टू आई एस का मान हमने कितना निकाला, 5 एम्पियर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते जाइएगा, 5 गुड़े वी एस कितना दिया गया है, तो अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। वी एस का मान है 110 वोल्ट, ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे यहाँ पर 110, ठीक है। अब बटे में वीपी कितना है, तो वीपी का मान है 220 वोल्ट, है ना, तो 220। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से यहाँ पर 11 से 22 कैंसिल, तो 11 दूना 22 है ना, 2 बार गया, 5 बटा कितना बचा, ये 5 बटा 2 बचा। अब आई पी इक्वल टू कितना बचा, 5/2। अब इसी को अगर आप आई पी को इक्वल टू लिखते हैं 5/2 के, या तो 5/2 एम्पियर लिख देंगे डायरेक्ट, या तो इसके काट के यहाँ पर 2.5 करा सकते हैं, है ना, 2.5 एम्पियर। तो दोनों के लिए धारा निकल आई, ठीक है ना, मतलब आपको धारा ही ज्ञात करना। तो यहाँ पर आईपी मतलब प्राथमिक कुंडली की धारा आपके पास 2.5 एम्पियर आ गई, और जो सेकेंडरी द्वितीय कुंडली थी इसकी धारा आपकी 5 एम्पियर आई है। बस देख सकते हैं सिंपल तरीके से सॉल्व हो चुका है न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को करके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको पूरा ध्यान से समझना है, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन के साथ हम लोग आज करने वाले हैं, क्योंकि समय कम है। और अब आपको ऐसे ही क्लासे में लगातार देने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम आपको एक्टिव हो जाना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है। तो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दिया गया है विभवांतर का शिखर मान ज्ञात करिए, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करिए। दो चीजें आपको निकालनी है। इस प्रकार से पहले स्थिति दी गई है और फिर दो यहाँ पर वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे। अब चलिएगा यहाँ पर दिया क्या गया, सबसे पहले कह रहा है वर्ग माध्य मूल मान किसका, विभवांतर का। तो मतलब आपके पास यहाँ पर दिया गया है VRMS, मतलब विभवांतर का क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। तो ये कितना है, 100√2 ये दिया गया है। अब देखिएगा आपको पता है कि इसका एक सूत्र होता है VRMS इक्वल टू हो जाता है V0 यानी कि वोल्टेज का ये शिखर मान होता है बटे √2। इसी प्रकार से धारा के लिए भी चलता है। धारा में क्या हो जाता है IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो बस वोल्टेज और धारा में इसी प्रकार से चलता है। तो अब कह रहा है पहला नंबर विभवांतर का शिखर मान, तो मतलब इसमें तो आपका यही सूत्र लगेगा। तो चलिए यहां पर हम डालेंगे क्या, स्थिति फर्स्ट यानी पहला नंबर का आंसर। पहले में आपको धारा का विभवांतर का शिखर मान ज्ञात करना है, मतलब आपको ये होता है V0 जो है विभवांतर का शिखर मान, V0 का मान ज्ञात करना। तो अगर V0 ज्ञात करना है तो √2 इससे गुणा हो जाएगा, तो V0 इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पर सूत्र बन जाएगा VRMS गुणे √2। इस प्रकार से बनेगा ना, आप समझ गए ना, इस सूत्र बन जाएगा इस वाले फार्मूले से। ये मेन सूत्र है आपका, इसको याद रखिएगा ऐसे। अब चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ से V0 इक्वल टू VRMS मतलब कि 100√2 हो गया, ठीक है ना। 100√2 गुणे √2 आपका सूत्र में ही है, तो √2 मतलब 2 बन गया, और 2 गुणे 100 यानी कि 200 बन गया। तो टोटल इसका मान कितना आ गया, V0 का वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पर, V0 यानी वोल्टेज का शिखर मान आ गया 200 वोल्ट।
आई होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। ये फर्स्ट का आंसर है, इतना करना था इसमें, ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है आपका यहाँ पर पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करिए, पूरे चक्र के लिए। तो चलिए पूरे चक्र में देखिए इसका सूत्र अलग होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर। तो इसमें आपका होता है Vm इक्वल टू 2V0 अपॉन पाई, ये सूत्र आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। पूरे चक्र में आपको यहाँ पर निकाल लेना है। अब पहले आधे चक्र के लिए इस प्रकार से लगेगा, फिर आपको आधे चक्र के लिए एक मतलब पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना, दो चक्र में। तो पूरे का आपको ऐसे ही निकालना। देखिए ऐसे में क्या करना है, ये आपका हो गया इस प्रकार से वैल्यू। अब इसमें यहाँ पर जो है आप V0 का मान रखेंगे, क्योंकि ये सूत्र है, इसे याद रखिएगा। ये क्या है आपका, देखिए सूत्र है, सूत्र को जरूर याद रखना है आपको। चलिए तो यहां से Vm इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू V0 का वैल्यू कितना है, 200 आया है, 200 बटे पाई का मान कितना हो तो 3.14 कर सकते हैं या 22/7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो जैसे 3.14 इस प्रकार से हम रखें, है ना, ये पाई का मान हो गया। अब इससे आप जब आप इसको मतलब कैंसिल कराएंगे पूरा कैलकुलेट करके, तो जो इसका वैल्यू आएगा पूरा वो कितना आएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा, देखिए इसमें आप डायरेक्ट V0 का वैल्यू भी रख सकते हैं, या तो आप चाहें तो मतलब अगर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकालेंगे। मतलब कि आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कभी कभी जो है आपने किताबों में देखा होगा ऐसे क्वेश्चन करके देता है, जैसे कि 2 से और जो पाई का वैल्यू है इसको डायरेक्ट जो है कैंसिल करा के, तो यहाँ पर एक अलग आंसर आ जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार से आप पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं बचेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 100 कितना है, देखिए इसका करेंगे तो 400 हो जाएगा ऊपर का, और बटे में आपको ये है तो इसका भाग कराएंगे तो लगभग 127 यानी 28 कर दीजिए, तो 128 के लगभग ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे करके आपको लिख देना है। अब बात करें इसका आधा, दूसरा आधा चक्र, है ना, क्योंकि ये पहले आधे चक्र का है, तो दूसरे आधे चक्र यानी दूसरे अर्ध चक्र के लिए आप इसको V और यहाँ पर M डैश कर देंगे। जो आपका यहाँ पर डैश नहीं था इसको हमने डैश कर दिया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इसमें प्लस था इसमें माइनस कर देंगे, तो V2V0 अपॉन पाई, इस प्रकार से ये फार्मूला बनेगा दूसरे अर्ध चक्र के लिए। अब देखिएगा यहाँ से मैं जो आपको बता रहा था कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग M डैश इक्वल टू और यहाँ पर -2V0 अपॉन 3.14 ऐसे कर देंगे। जब मैंने बताया कि अगर आप इस तरीके से भी लिख के आते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.637 और ये V0 यहाँ पर माइनस है तो इसमें माइनस लगा देंगे, है ना, ये इक्वल में लगा यहाँ पर, तो एक वैल्यू ये आ गई। अगर आप यहाँ पर V0 का वैल्यू नहीं रखते तब, और अगर V0 का वैल्यू रख देंगे तो फिर ये आएगा, और अगर हम यहाँ पर भी लग देते तो माइनस का 128 हो जाता लगभग, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि अलग अलग तरीके से जो है वैल्यू को कभी कभी रख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक कुंडली, कोई कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 100 मिली हेनरी है, ठीक है, और इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कोई एक कुंडली है, स्वप्रेरण गुणांक आप जानते हैं ना, जिसका मात्रक हेनरी होता है, तो इसका आपका वैल्यू कितना है, 10 मिली हेनरी। तो देखिए अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा, यल यानी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है एल का मान वो कितना है, 10 मिली हेनरी। लेकिन मिली हेनरी है तो इसके लिए 10 के गुणे में आपको कराना पड़ेगा 10⁻³ ये आपका हेनरी में चेंज हो गया, डायरेक्ट हमने हेनरी में चेंज कर दिया। अगर आप इसको नहीं करते तो फिर मिली हेनरी लिखते, और आपको पता है कि वैल्यू को हमेशा आपको हेनरी में लिखना चाहिए, जैसे कि सेंटीमीटर की वैल्यू को हम मीटर में लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ऐसे लिख देना। तो मिली हेनरी को हमने हेनरी में चेंज किया, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, तभी 10⁻³ का इसमें गुणा हुआ है। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर धारा, है ना, धारा जब इसमें 5 मिली सेकेंड में, जो टाइम है ये 5 मिली सेकेंड है, तो 5 मिली सेकेंड में कह रहा है कि कितनी हो जाती है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, टाइम का जो चेंज कितना है दर्शा रहा है, समय का चेंज है 5 मिली सेकेंड। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको 5 × 10⁻³ यहाँ पर -3 सेकेंड में चेंज कर देना है, इस प्रकार से, ठीक है ना, मिली सेकेंड से सेकेंड में चेंज हो गया क्योंकि इसमें भी गुणा हो गया इस प्रकार से। अब आइए यहाँ पर धारा में चेंजेस कितना है, देखिए यानी डेल आई, तो ये भैया 15 एम्पियर यानी कि ये बड़ी धारा है, और कितना है 5 एम्पियर से हो रही, तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है, तो 10 एम्पियर का
यहाँ पर फॉल्ट दिख रहा है आपको, है ना, 10 एम्पियर का फर्क है। तो ये धारा का परिवर्तन है। तीनों चीजें निकल आई हैं। ज्ञात क्या करना है, विद्युत वाहक बल। फैराडे के नियम आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो बस यहाँ पर सूत्र लगा देना है, E = -L DI अपॉन, या डेल आई भी होता है, इसको हम DI डेल आई भी कर सकते हैं ना, अपॉन DT कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को डायरेक्ट हम रख देंगे। तो E = यहाँ पर आपका आएगा, देखिए E = माइनस, और यहाँ पर माइनस चिन्ह आपका लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा। L का वैल्यू कितना है, ये आपके पास दिया गया पूरा का पूरा L का मान, तो यहाँ पर रखेंगे 10 × 10⁻⁻3, ये हो गया L का मान। इसके बाद DI मतलब कि ये कितना है, तो 10 एम्पियर का चेंजेस है इसमें, तो यहाँ पर रखेंगे 10 एम्पियर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बटे में आइए, इसके बटे में वैल्यू को रखते हैं। DT का मान कितना है, तो यहाँ पर आपके पास समय में चेंज ये दिया गया है, ठीक है, तो इसको रखेंगे 5 × 10 के घाते कितना है, ये -3 है। सिंपल है ना। अब ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 5 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना, और 2 × 10 यानी 20 आएगा, तो माइनस लगा है तो माइनस का कितना आ गया, ये 20 आपका आ गया। ई का मान है, और ये इसको मात्रा के इसका लिख देंगे हम लोग यहाँ पर वोल्ट, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रा वोल्ट हो जाएगा। तो -20 वोल्ट ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इतना तो कर लेंगे ना, यहाँ पर आंसर निकालने में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि किसी समय t पर, यानी कोई समय t है जिस पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई = दिया गया है आपके पास, ये पूरा मान, ठीक है ना, फाई का मान। तो कह रहा है इतना वेबर है और समय t = 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए ज्ञात करते हैं सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान विधि है इसकी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप देखिए क्या दिया गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है आपके पास यहाँ पर 4t³ -5t², फिर क्या है -10t + 70, इतना दिया गया है ये। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, इसमें एक सूत्र लगा देना है। क्या लगाना है, यहाँ पर आपको पता है जो सूत्र आपका होता है फैराडे के नियम से आप पढ़े हैं, E = यहाँ पर होता है -dφ/dt। तो अब यहाँ पर इसका फाई है ना, तो टाइम के सापेक्ष इसका हो जाएगा यहाँ पर अवकलन, ठीक है ना। अवकलन आप अच्छे से पढ़े होंगे, भले आप बायोलॉजी से हैं लेकिन आपको मिलता है अवकलन, ठीक है ना, अवकलन समाकलन, मैथमेटिक्स वाले तो अच्छे समझ जाते हैं। तो इसके देखिए टाइम के सापेक्ष हम लोग इसका करा देंगे अवकलन, ठीक है ना। जब अवकलन कराएंगे तो क्या होता है अवकलन का फार्मूला, इसमें जितनी घात है ध्यान दीजिएगा, घात का आगे गुणा करा देंगे और एक घात यहाँ पर घट जाती है। तो जैसे इसका आप यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस, सामने लगा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर क्योंकि इसमें माइनस लगा है ना, तो इस माइनस को यहाँ पर लगाएंगे तो 4 × 3 = 12, और यहाँ पर कितना बचा t, और इसकी एक घात घट गई तो स्क्वायर हो गया, माइनस फिर लगाइए 5 × 2 यानी कि 10, तो ये आ जाएगा 10t, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से आप आइए इसमें, तो माइनस का t के सापेक्ष यहाँ पर 10 का हो जाएगा आपका 10, है ना, तो ये 10 ही बचेगा, माइनस का 10 बच जाएगा। और इसके बाद भैया जो 70 है ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपके पास ये बच चुका है, ई का मान ऐसे आ गया। ये हमारा अवकलन कराने पर आया, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, अवकलन का ये सूत्र होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये हो गया। अब इसमें t बराबर क्या कर रहा है, 2 सेकेंड पर, तो ये चीज आप याद रखिए, यहाँ पर t = 2 सेकेंड पर। तो अब क्या करना है आपको, t की जगह पर जहां जहां पर इसमें t है आपको 2 रख देना है, डायरेक्ट आपका EMF निकल आएगा, यानी जो E का मान है ये निकल आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए t = यहाँ पर रख देंगे 2 सेकेंड पर, तो देखिए E = यहाँ पर आएगा आपका माइनस, और इसमें देखिए 12 × t² मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, डायरेक्ट रखते हैं, माइनस का 10 × यहाँ पर t का मान 2 यानी 2 -10, इस प्रकार से रखें। तो E = कितना आएगा, 12 चौको 48, है ना, 48 हो गया ये, और इसमें माइनस सामने 48 और 10 × 2 यानी 20, और ये आपका 10 मानी कि ये माइनस का तो पूरा जुड़ जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो माइनस का ये 30 हो गया, इस प्रकार से समझ रहे हैं। अब इतना अगर आप कर लेते हैं
तो यहाँ से आप कोई तो दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ये आपका माइनस अलग से लगा है, ये काम इसका अंदर अलग है, ठीक है ना। तो इससे घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 18 बच जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भैया जुड़ जाता दोनों यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी माइनस, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आपका अलग है, तो इसमें आपका ये अलग रहेगा, ठीक है ना। तो माइनस का 18 वोल्ट आपका ये आ जाएगा इसका राइट आंसर, विद्युत वाहक बल। ऐसे करके आपको इसको निकालना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काफी मजेदार क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना आपको, ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं इसको। प्रश्न कह रहा है वैद्युत चालकता के लिए एक चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता की गणना करिए, है ना, और जिसकी लंबाई 3 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल में 0.20 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध इसका दिया गया है 2 ओम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा। देखिए इसमें आपको जो वैद्युत चालकता होती है ये प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम के बराबर होती है ना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर वैद्युत चालकता, ठीक है ना। इसका सूत्र आप लिख लीजिए, होता है सिग्मा इक्वल टू 1/रो, इस प्रकार से रो बनता है ना पी की तरह। तो सिग्मा अपॉन रो होता है, रो आपका होता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही बोलते हैं वैद्युत चालकता यानी सिग्मा, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसमें दिया क्या गया है, देखिए तो दिए गए गिवन वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर। तो एल का मान आपके पास दिया गया है 3 मीटर, ठीक है, लंबाई ये आपके पास करना है 3 मीटर परिच्छेद के, और इसका यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया कितना, तो 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब आइए ए का मान यहाँ पर दिया गया है 0.02 mm स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको, अगर मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि वैल्यू को हमेशा मीटर में लिखना है। तो ये आपका देखिए ए का जो मान आएगा ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10 के पावर भैया हो जाएगा कितना मिलीमीटर में। आप हमेशा 10 के पावर 3 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा -6, क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो ये इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा और इसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आपका ए का मान आएगा, इसको रखना है। अब इसमें प्रतिरोध का मान देखिए यहाँ पर आपके सामने कितना है, 2 ओम है, कह रहा है ना कि और 2 ओम प्रतिरोध है। तो आर का मान कितना है, यहाँ पर आर का मान है 2 ओम, ये चीजें दी गई हैं, इतना आपके पास है, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है आपको, विद्युत चालकता की कह रहा है गणना करिए। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से। तो इसमें एक सूत्र लगाइएगा आप लोग, यहां पर सूत्र होता है आपका प्रतिरोधकता इक्वल टू, यानी कि रो बराबर होता है, इसको पी मत समझिएगा, ठीक है, रो है इसको मतलब प्रतिरोधकता, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूं पहले से। तो रो इक्वल टू यहां पर होता है RA/L, ये होता है, ठीक है ना। इससे देखिए अब यहां से आप पी का मान आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको यहां पर यही निकालना है, वैद्युत चालकता ज्ञात करनी है, ठीक है ना, मतलब सिग्मा का मान ज्ञात करना है। तो भैया रो तो पहले चाहिए होगा, और रो आपका यहां से निकलेगा, और फिर आप लोग चालकता के लिए 1/रो मतलब जो रो का मान आएगा उसको 1 के बटे में करा देंगे, तो हमारा चालकता निकल आएगी, और यही आपको ज्ञात करना है, इसलिए ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर आएगा, देखिए रो इक्वल टू, आप पी मत समझिएगा, फिर से कह रहा हूं लगातार आपको, ठीक है ना। तो ये आर का मान 2 हो गया, यहाँ पर ए का मान आपके पास 0.02 गुणे 10 के पावर हो जाएगा यहाँ पर -6 अपॉन यहाँ पर एल का मान आपके पास कितना है 3 है। इतना कर देंगे आप लोग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आएगी ना। बस इतना देखिए, जब आप कर देंगे तो यहाँ से अब आपका आंसर भी आने वाला है। कैसे, देखिए इसमें आपका कितना दिया गया यहाँ पर 0.02, इसको क्या करेंगे हम लोग 2 बनाएंगे। जब इसको 2 बना देंगे तो ये जो -6 का पावर है ये 8 की पावर बन जाएगी, समझिएगा एक बार फिर से। रो इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 बन गया, जैसे ये यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद मतलब है ना, 0.2 के बाद 2 है, तो इसको 2 से 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर, ये 6 था माइनस का, और इसका हम लोग 2 बनाए हैं तो इसलिए माइनस का ये 8 हो गया। अब यहाँ से आपका ये 3 है तो 3 कर दीजिए। बस रो का मान जो यहाँ से सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आप निकालेंगे इसमें
इसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 3/4 और 10 की पावर कितना है -8 है ना। तो इतना आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इतना ही आप रख दीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 3 का यहाँ पर जो है भाग कराएंगे तो एक बार ये जाएगा, फिर इसका मतलब दशमलव में वैल्यू को लाते रहेंगे। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि रो का मान आपके पास ये आ चुका है, इतना ही कर लीजिए। अब रो को उठा के आप यहाँ पर इसके बटे में रखेंगे, तब आपका सिग्मा का मान यानी कि वैद्युत चालकता निकल आएगी। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत चालकता इक्वल टू वैद्युत चालकता बराबर वैद्युत चालकता यानी सिग्मा इक्वल टू 1 अपान क्या होता है रो होता है ना, रो, इस प्रकार से। तो चलिए सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर करते हैं 1 अपॉन रो, और रो की जगह पर वैल्यू को रखेंगे हम लोग ये वाला मान, ठीक है ना। 4/3 गुणे 10 की घाते कितना है -8 है। इतना समझ में तो आपको आ रहा होगा। देखिए इतना अगर समझ आ रहा है तो अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये सिग्मा है, ठीक है ना। तो सिग्मा इक्वल टू फिर से 3 जो है बटे का ये ऊपर जाएगा, मतलब आप तो जानते हैं कि अंश के हर के बटे का जो हर होता है वो हमेशा ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ से आपका 3 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 3/4, और ये बटे का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 10 की पावर -8, लेकिन ये भी पुनः से ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर ये जाएगा तो 10 की पावर कितना बन जाएगा +8 बन जाएगा। समझ गए ना, बटे में था माइनस का था, ऊपर गया प्लस में 8 बन गया, ठीक है। अब देखिएगा सिग्मा इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ पर 4 में 3 का भाग कराएंगे तो बनेगा आपका यहाँ पर कितना, देखिए। तो इसको आप ऐसा करिए, पहले इसको 30 बना दीजिए। जब इसको 30 बनाएंगे तभी ये आंसर आ पाएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आप भाग कराएंगे तो बनेगा नहीं। तो इसको अगर हम 30 करेंगे तो ये एक घात इसमें घट जाएगी, है ना, घटेगी कि नहीं, मतलब शॉर्ट में यहाँ पर समझिए। जैसे 30/4 हम कर दिए तो यहाँ पर ये 10 का पावर हो जाएगा आपका +7, ठीक है ना, 8 था जो। अब कराइए तो 7 चौका 28 मतलब 7 बच जाएगा एक बार, और तो 2 फिर से बचेगा तो 20 बनेगा, मतलब 4 पंचे 20, तो 7.5 आ गई है ना इसमें भाग कराने पर। और ये कितना है हमारे पास 10 की पावर कितना बचा था 7। तो बस सिग्मा ये आपका सिग्मा यानी वैद्युत चालकता का मान आ चुका है। और इसका मात्रक लिख दीजिएगा। देखिए मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ओम इनवर्स होता है और इनटू मीटर इनवर्स होता है, ये इसका क्या है मात्रक है, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमती है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहां पर कि एक समांतर प्लेट संधारित, ये समांतर प्लेट संधारित वाली चैप्टर से, ठीक है ना। तो एक समांतर प्लेट संधारित में धारिता की प्रत्येक प्लेट पर कह रहा है कि क्षेत्रफल जिसका आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्लेट पर कुल कितना आवेश है, आवेश का मान ज्ञात करना है प्लेट पर, ठीक है ना। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहां पर आपके सामने कितना दिया गया है, प्लेट का क्षेत्रफल पहले दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आपका सेंटीमीटर में वैल्यू रहेगी तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और मीटर में चेंज करने के लिए हम लिखते हैं 10 के पावर कितना +2, लेकिन यहां पर आपको देखिए -2 करना है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है इसलिए -4 हो जाएगा, ये क्योंकि एरिया है क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर, है ना, ये एरिया आ गया। अब देखिए ई का मान यहां पर कितना है, ई का मान दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम। हमने मात्रक से पहचान लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले भी बताया गया है। तो ये आपके पास है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना, ये दिया गया है। अब इसके बाद यहां पर ज्ञात क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो समांतर प्लेट संधारित की धारिता के लिए सूत्र होता है ये आपका इस प्रकार से होता है। सूत्र चलिए लिख लीजिए। सूत्र आपका होता है C इक्वल टू धारिता बराबर ε0 A अपॉन स्मॉल d, इस प्रकार से होता है। अब भैया यहां पर आपके पास स्मॉल d का मान नहीं दिया गया है, आपको आवेश ज्ञात करना है। आवेश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या जरूरी है, तो C बराबर आपका क्या होता है, देखिए सूत्र यहां पर साइड में लिख लीजिएगा। C बराबर होता है Q/V, यानी आवेश बटे विभव, यानी धारिता बराबर आवेश बटे विभव, ये सूत्र होता है आपका एक। तो जब इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर C की जगह पर इसको उठा के रखेंगे एक बार, तो देखिए क्या बनता है, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, है ना। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसको C की जगह पर इसको, तो यहाँ पर रख लेता हूँ एक बार। C की जगह पर रखेंगे Q/V और इक्वल में कितना है, तो ε0 A अपॉन
डी, ये चल रहा है। अब देखिए जो विभव होता है, फिर से समझिएगा, विभव बराबर होता है आपके पास एक फार्मूला E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर इंटू में यहाँ पर आपका डी जो दूरी है, ठीक है ना, तो 2 पॉइंट की, तो यहाँ पर E इंटू डी हो गया। अब क्या करेंगे, V की जगह पर पुनः इन पॉइंट को याद रखिएगा, पहले वाला ये पॉइंट और दूसरा वाला ये पॉइंट, इन्हीं से फार्मूला है हम तैयार कर रहे हैं आवेश निकालने का। डायरेक्ट यहाँ से आवेश आपका निकल आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए अब इतना अगर आप समझ गए तो V की जगह पर E इंटू डी रखेंगे यहाँ पर, तो Q अपॉन यहाँ पर E इंटू डी, ठीक है ना, E इंटू डी इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो अब आपको पता है कि भैया यहाँ पर D से D कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना, E जो है ये आपका इसके गुणे में चला जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ पर, Q बराबर बन जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई, ये सूत्र बन गया। और इसी सूत्र से अब यहां से आपका आवेश निकल आया, क्योंकि Q के बराबर में सारा वैल्यू दिया गया है और आपको आवेश ही ज्ञात करना था, इसलिए ये प्रोसेस हमने किया था। ठीक है, चलिए आवेश का मान ज्ञात करते हैं। तो Q बराबर आपका एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका वैल्यू जो है पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में पीछे साइड ये सारी कांस्टेंट वैल्यू का मान दिया रहता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए लिख लीजिए, होता है 8.85 गुणे 10 की घाते होता है यहाँ पर -12, और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो मात्रक नहीं लिखना। अब ए का मान देखिए, ए का मान आपके पास यहाँ पर कितना है, 100 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं हम लोग यहाँ पर 100 गुणे 10 की घाते -4, और ई का मान कितना है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो इसमें फिर से 100 का गुणा होगा, है ना। इस प्रकार से इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है, आ तो रहा ही होगा यार, इतना मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। चलिए अब इतना अगर आपको आ गया तो देखिए एक चीज क्लियर है, यहाँ पर क्या क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 100 गुणे 100 कराएंगे तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, 10 की पावर बन जाएगा भैया +4, समझ रहे हैं, इसके 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये 10 का पावर 4 बना, और इन्हीं के गुणे में 10 का पावर -4 भी है, तो भैया ये +4 -4 कैंसिल, मतलब कि ये वैल्यू पूरी की पूरी इसको यहाँ पर खा जाएगी, प्लस माइनस की वैल्यू इसको बराबर कर दिया, बचा आपके पास केवल और केवल ये मान। ठीक है, तो Q का मान यही आपके पास बच जाएगा 8.85 गुणे 10 की घाते कितना बचेगा, -12 कूलाम, क्योंकि आवेश है इसका मात्रक यहाँ पर कूलाम होगा इस। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है, तो इतना समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, बाकी कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर कि क्या हमने क्या किया है। तो देखिए 100 गुणे 100 जब आप कराएंगे, 100 गुणे 100 कराएंगे तो यहाँ पर 10 का पावर बनेगा आपका +4, और यहाँ पर इन्हीं के गुणे -4 है, इसलिए हमने इसको यहाँ से प्लस माइनस का कैंसिल करा दिया है। ठीक है ना, तो बराबर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, जो कि दिया गया है 10 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम मीटर, रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है। अब कह रहा है तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। भैया आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना, क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए बस ज्ञात करते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से बस क्या करना है आपको, मेरे साथ यहाँ पर बने रहना है, आराम से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। देखिए यहां पर आर तार से कह रहा 2 सेंटीमीटर दूर, तो यहां पर आपकी डिस्टेंस दी गई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो अब इसको भैया मीटर में पहले चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 0.02 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर, इस प्रकार से भी आ सकता है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बाकी आप इतना समझदार हैं। अब देखिए रैखिक आवेश घनत्व तो कितना है, जो कि इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे, कैसे, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर दिया गया है यहाँ पर 10 × 0 गुणे 10 की घाते कितना है, -8 और कूलाम मीटर। तो ये आपका क्या है, रैखिक आवेश घनत्व है, कूलाम मीटर, ये चीज दी गई है। अब ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो सूत्र समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपका जो सूत्र लगेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है 2 लैम्डा अपॉन R, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। इस सूत्र से वैल्यू आपकी निकल आएगी। चलिए रखते हैं हम लोग, फिर निकाल लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान याद कर लीजिए यार आप लोग, क्योंकि ये काम आएगा आपके। इसका पूरे का जो मान होता है वो आपका होता है 9 गुणे 10 की घाते, यहाँ पर कितना होता है 9, ये आपका होता है इसका वैल्यू। ठीक है ना,
1/4πε0 का पूरा वैल्यू होता है ये, ठीक है, ये रख दिए। अब देखिए 2 आपके पास 2 ही रहेगा। लैम्डा का मान आप यहाँ पर रख सकते हैं 0.02, या तो आप 2 × 10⁻² भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जितना बता रहा हूँ इतना आपको लोग करते जाइए, आराम से सारे क्वेश्चन का आप लोग करते जाएंगे यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है। तो लैम्डा का मान रखते हैं यहाँ पर 10 गुणे यहाँ पर कितना है 10⁻⁸ यहाँ पर -8, ये कर दिए। अब बटे का वैल्यू देखिए, बटे का मान यहाँ पर आप रखेंगे अगर तो r मैंने चलिए इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी तरफ से लिखता हूँ 2 × 10⁻²। अगर आप इसी को मीटर में करेंगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या देखिए 10⁻⁻ कितना है -2 है, ये ऊपर जाएगा कितना बनेगा +2 बनेगा। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर। E = यहाँ पर बनेगा 9 × 10, तो 9×90 यानी कि कितना बना ये 90 बन गया, ठीक है ना, 90 बनेगा ये। अब जब ये 90 बन गया तो इसके बाद यहाँ से देखिएगा अगला स्टेप क्या बचता है। 10 की पावर यहाँ पर कितना है ये 9 है, 10 की पावर कितना है 9 है, और ये कितना है -8 है। तो यहाँ पर गुणे में क्या बचेगा 10 आपका ये बचा, और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एक बार पूरे लिख लेते हैं। देखिए 9 × 10 की पावर यहाँ पर कितना बचा ये -8, और ये जो बटे का ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 10 की पावर +2। इतना देखिए ये सारे के सारे मैंने एक बार लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे क्या होगा, देखिएगा ये 10 की पावर कितना है 1 लिखा है, ये आपका 2 है, तो यहाँ पर ये 10 की पावर 3 बने, और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो 9 3 12 यानी 10 की पावर -12 बना, और सॉरी +12 बना। तो अगला देखिए स्टेप एक बार 90 × 10 की पावर यहाँ पर +12 × 10 की पावर कितना है ये -8। अब यहाँ से तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए ई बराबर कितना आएगा 90 × 10 की पावर यहाँ पर इनसे घटाएंगे तो +4 आ जाएगा, है ना, +4 आएगा ये। अब जब +4 ये इतना आ चुका है तो इसके बाद तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस इतने में आप इसका मात्रा लिख दीजिए न्यूटन प्रति कूलाम, इतना लिख के चले आइए, नंबर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि हमने कैसे किया, आराम से समझ जाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पूरा स्टेप अच्छे तरीके से समझा दिया कि कैसे क्या यहाँ पर हो रहा है। और आप कैलकुलेशन पर फोकस करिए, बाकी का आप लोग जाने दीजिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको आराम से मिलेंगे। और मान लीजिए अगर आप एक स्टेप और करना चाहते तो फिर 9.0 करेंगे तो यहाँ पर आपका बटे में 10 लगेगा, जो कि इसके साथ फिर पुनः से यहाँ पर एक घात को माइनस कर देगा। तो बस ये पावर में थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर होता रहता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 1.5 गुणे कितना दिया गया है 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास कूलाम मतलब ये क्यू का मान दिया गया आवेश 1 कितना है 5 × 10⁻³ कूलाम, ये आवेश का भैया मान है, ठीक है ना। और यहाँ पर बल कितना कार्य कर रहा है F = 2.25 न्यूटन, ये बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, जब हमें कोई ये वैल्यू जो दी होती है तो E बराबर हमने पढ़ा है F/Q, ये होता है ना, तभी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, बल का मात्रक न्यूटन और Q मतलब कूलाम हो गया आवेश। तो चलिए अब यहाँ से E बराबर आप निकालिए, F का मान है 2.25 बटे Q का मान है वो 1.5 गुणे कितना हो जाएगा 10⁻³ इतना हो गया। अब इसी को जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना, अगला स्टेप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर लीजिए E बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.25 बटे 1.5, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये आपका ऊपर जाएगा तो गुणे में पहुंच जाएगा, ऊपर जो है 10⁻³ हो जाएगा। इतना स्टेप आप कर लेंगे। अब यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर आप इसको 15 बनाएंगे तो ये आपका कितना बनेगा यहाँ पर 22.5 बन जाएगा। और अगर आप इसको 225 बनाएंगे तो यहाँ पर ये 150 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो अब इसको आप डायरेक्टली करा सकते हैं पूरा कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर जो ई का मान आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आपकी आ जाएगी 1500, बिल्कुल राइट आंसर 1500 आएगा। और मात्रक न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा कूलाम, इतना याद रखिएगा, ये चीज़ आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए कहा गया इसमें
5.0 गुणे 10 घाते कितना है -8 कूलाम। तो चलिए क्यू का मान फिर से दिया गया है, जो दिया जाए उसको पहले मात्रक से देखा करिए आप लोग। मात्रक क्या है, कूलाम में मतलब आवेश है ये। तो 5.0 गुणे 10 की घाते कितना है -8 कूलाम, ये चीज दिया गया है। अगला देखिए, से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, ई का मान आपको कह रहा है से कितनी दूरी पर, मतलब दूरी ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है ना, आपने समझ लिया। तो 450 ई का मान है और आर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपने सूत्र जो पढ़ा है वही सूत्र यहाँ पर लगा दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 और होता है Q/r²। ये सूत्र होता है, r² का मान आपको ज्ञात करना, मतलब r का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए ई का मान दिया गया तो 450 यहाँ पर रखेंगे। 450 बराबर 1/4πε0 का मान मैंने बताया कि 9 गुणे 10 घाते कितना होता है 9 होता है ये, ठीक है ना। इसको रख दिए, गुणे क्यू का मान कितना है तो 5 हो गया है ना। 5 गुणे 10 घाते यहाँ पर -8 इतना हो गया। और इनके बटे में क्या है r² है भैया, r², ठीक है ना। इस प्रकार से ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। चलिए इसके बाद अगर समझ में आ रहा है तो अब बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होने वाली। कैसे, देखिए 9 गुणे 5 कराएंगे तो 9 × 45 बनेगा और 450 को हम क्या करेंगे इसके बटे में ले आएंगे और r² को यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि हमें r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा r² = 9 × 45 गुणे 10 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि देखिए एक चीज हमने यहाँ पर क्या किया, ये माइनस का है ना यहाँ पर, तो ये माइनस का हो गया और ये आपका प्लस का है। तो देखिए माइनस प्लस यहाँ पर घटेगा तो ये प्लस का 9 और ये माइनस का 8, तो यहाँ पर 10 ही बचेगा। बटे में आपका क्या है यहाँ पर 450 आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो 45 गुणे 10 तो ये भी 450 बनेगा, ठीक है ना, 450 ही बनेगा और बटे में 450 पहले से ही है। तो यहाँ पर कट गया, एक बचा। r² का मान कितना आया, r² बराबर 1 हो गया और यहाँ से आप r को आराम से प्लस माइनस का 1 कर देंगे तो प्लस का वैल्यू लेना है क्योंकि ये दूरी है तो ये पॉजिटिव होगी, इसलिए r का मान 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ से ये वैल्यू देखिए आसानी सॉल्व हो चुकी है। ऐसा करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर और भी वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है और मैं आपके लिए लगातार, आपको पता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है तैयार करके रखा हूँ पूरा डेरिवेशन के साथ, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी हैं और हर एक डेरिवेशन आपको लगातार जो मतलब 5-5 नंबर के क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो मिस ना हो। अभी हमारी केमिस्ट्री भी बची हुई तो लगातार हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जो है सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस क्या करना है आपको जुड़ जाना है। चलिए, और जुड़ना तो बिल्कुल फ्री है, आप चाहें तो आप जुड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के 2 गोले के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गोले हैं जिनका व्यास यहाँ पर कितना है 12 सेंटीमीटर एक का और एक का आपका यहाँ पर कितना व्यास है 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है तो गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल है ये, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज यहां पर ये देखना है आपको, क्या कि जो गोले का आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है इसका सूत्र क्या होता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर लिखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये पृष्ठ घनत्व देखिए कितना होता है। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं नीचे, सिग्मा इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर Q/A। Q आपका आवेश और A आपका क्षेत्रफल जो एरिया होता है, और Q बराबर आपको पता है C/V भी होता है और बटे में A आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वैसे आप लोग यहाँ पर रखते जाएंगे। तो अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए जब इतना आपको आ गया है तो अब यहां से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो Q है यहां पर आपको इस प्रकार से रखना है कि इसमें आपका जो विभव हो जाए वो समान हो जाए। मतलब कैसे, तो इनके देखिए एक और सूत्र होता है यहाँ पर, मतलब कि हमें इक्वल करने के लिए मैंने कि अभी जस्ट आपको जैसे बताया, तो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया, एक सिग्मा बराबर आपका सूत्र यहाँ पर होता है, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर लगेगा आपका ε0V/r, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या दिए गए हैं, व्यास दिए गए हैं। अब व्यास दिए गए हैं तो आप यहाँ पर देखिए पहले गोले के लिए निकालिए, पहले गोले के लिए आप यहाँ पर निकालिए सिग्मा का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले गोले के लिए। अब इतना आप समझ लीजिएगा, पहले गोले के लिए, जब पहले गोले के लिए निकालेंगे तो r आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर d का मान
12 सेंटीमीटर है ना, डी का मान 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का आधा कितना होगा 6 सेंटीमीटर। भाई त्रिज्या हमें चाहिए तो आप व्यास को आधा ही करेंगे ना, तभी तो त्रिज्या निकलेगी। तो यहाँ से इसको देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर सिग्मा को सिग्मा 1 कर दीजिए, क्योंकि ये पहले गोले के लिए है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन यहाँ पर आर का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये पहले गोले के लिए हो गया। इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर लिखना है दूसरे गोले के लिए, जो कि 2 गोलों की त्रिज्याएं व्यास दिए गए थे। दूसरे गोले के लिए क्या निकाल रहे हैं दूसरे गोले के लिए, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा 2 कर देंगे, सिग्मा 2 कर देंगे, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ पर 6 था और यहाँ पर कितना हो जाएगा, व्यास आपका 8 है तो इसका आधा मतलब 4, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये आपका पहला समीकरण आ गया और ये आपके पास दूसरा समीकरण आ गया। 2 समीकरण आपके पास आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो आवेश पृष्ठ घनत्व है इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले में दूसरे का भाग करा दीजिए। तो लिख देना है यहाँ पर आपको समीकरण 1 में समीकरण 2 का, ठीक है ना, 2 का भाग करा देंगे। चलिए भाग कराते हैं। तो यहाँ पर जब भाग कराएंगे तो सिग्मा 1 अपॉन कितना हो जाएगा सिग्मा 2, और इधर का देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन कितना 6 और होल अपॉन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन 4, इस प्रकार से है। अब देखिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। 4/6 फिर से काटिए तो कितना बनेगा 2 यहाँ पर 3, तो 2/3 मतलब कि इसका जो अनुपात आपका आएगा वो 2:3 आ जाएगा। और यही आपको अनुपात ही ज्ञात करना था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आवेश के जो पृष्ठ घनत्व हैं इनका अनुपात ज्ञात करिए, क्वेश्चन ऐसा ही आपसे पूछा था। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा यार आपको मैंने बहुत ही प्रयास किया है अच्छी तरीके से समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लगातार आपके लिए फिजिक्स का हर एक टॉपिक सिर्फ एक दिन में कवर कराने का प्रयास करूंगा। आपके लिए पूरा एकदम मतलब मेहनत करी जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।